कोर्स या फिर स्पाइरल कोर्स, जिसकी वजह से हम इस आर्टरी को बोल सकते हैं हेलिसिन आर्टरीज। क्या बोल सकते हैं उसको हम? हेलिसिन आर्टरीज। यहाँ पे और इस वाले को हम बोल सकते हैं सेंट्रल आर्टरीज, जो कि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के कॉर्पस कैवर्नोसम के सेंटर में से गुजरती है, तो सेंट्रल आर्टरीज। ये हेलिसिन आर्टरी पार्टिसिपेट करते इरेक्शन में। अब इरेक्शन में क्या होगा, क्या इरेक्शन में ये आर्टरीज स्ट्रेट हो जाएगी। इरेक्शन में आर्टरीज क्या हो जाएगी? स्ट्रेट हो जाएगी। स्ट्रेट हो जाने के बाद ये डायलेट हो जाएगी। डायलेट किससे होगी? डायलेटेड विथ ब्लड, और वो ब्लड से डायलेट होने के बाद इरेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, और ये पिनाइल इरेक्शन हो जाएगा इनकी वजह से। हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा की आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज को समराइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसकी आर्टीरियल सप्लाई आई थी वो डीप आर्टरी ऑफ पीनस से आई थी। डीप आर्टरी ऑफ पीनस से, डीप आर्टरी ऑफ पीनस को हम क्या बोलते थे? सिंपल कैवर्नोजल आर्टरीज। ये जाई कॉर्पोरा कैवर्नोसा के अंदर तो कन्वर्ट होगी सेंट्रल आर्टरी। सेंट्रल आर्टरी ने ब्रांच दी, इनका नाम था हेलिसिन आर्टरी, जो कि नॉर्मल फ्लैसिड स्टेट में ये हेलिकल कोर्स बनाती होती है। ये हेलिसिन आर्टरी किस में ड्रेन होगी? साइनोसॉइड्स में होगी। साइनोसॉइड से जो ब्लड ले जाने वाली जो वेन होगी उनको बोलेंगे वीनस प्लेक्सस होगी। क्या बोलेगी? वीनस प्लेक्सस, जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया के नीचे ही पड़ी होगी, तो वीनस प्लेक्सस। और ये वीनस प्लेक्सस किस में ड्रेन होगा? डीप डोर्सल वेन ऑफ पीनस में। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था आर्टीरियल सप्लाई ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा का। किसका था? कॉर्पोरा कैवर्नोसा का। अब रह गया कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है, उसको बोलते हैं आर्टरी ऑफ बल्ब। आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ पीनस। ये किसको सप्लाई करती है? ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम को सप्लाई करती है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम को सप्लाई करती है। लेकिन जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है वो इरेक्शन में या रिजिडिटी में इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि इसकी जो फाइब्रस कोट है, फाइब्रस कोटिंग यानी ट्यूनिका अल्बुजिनिया का जो कोट होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिन होता है। इस वजह से ये लिटिल रोल इन इरेक्शन। तो ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की आर्टीरियल सप्लाई भी होगी। जो नर्व सप्लाई होती है पीनस की वो सोमैटिक भी होती है, सोमैटिक होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों, तीनों से आती है। ओके, सोमैटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक। जो सोमैटिक होगी वो किसको ड्राइव होगी? जो सोमैटिक होगी वो स्किन को सप्लाई करेगी, और स्पेसिफिकली ग्लैंस पेनिस की स्किन के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज होते हैं। ओके, काफ़ी सेंसिटिव एरिया आता है, क्योंकि यहाँ पे मीजनल कॉर्पसेस की तादाद ज़्यादा होती है। जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इनके फंक्शन को हम इरेक्शन में कवर करेंगे। जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होगी ये किसको सप्लाई करेंगे? स्मूथ मसल ऑफ, स्मूथ मसल्स ऑफ पिनाइल कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स। जो सिंपैथेटिक होगी वो नोरेपिनेफ्रिन रिलीज करेगी, वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगी, और पैरासिम्पैथेटिक वाले क्या करवाएंगे? वेजो डायलेशन करवा देंगे, जिसकी वजह से इरेक्शन मेंटेन होगी। इरेक्शन। अब हम इरेक्शन के मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। ओके, अब हम स्टडी करें इरेक्शन का मैकेनिज्म। इरेक्शन मैकेनिज्म। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे कि इरेक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। पैरासिम्पैथेटिक रोल पढ़ेंगे। और जो सिंपैथेटिक होता है इसका मेनली फंक्शन होता है इजैकुलेशन में। ये इरेक्शन में पार्टिसिपेट सिंपैथेटिक वाले नहीं करते। अब इसका थोड़ा बहुत मैकेनिज्म यहाँ से देख लेते हैं। कोई भी सेक्सुअल स्टिमुलस जो अप्लाई होता है पीनस की स्किन पर, स्पेसिफिकली ग्लैंस पेनिस पर, वो कैरी कर लिया होगा, कॉर्ड निकल लिया होगा, वहाँ से कोई ना कोई इंट्रिंसिक न्यूरोनल सर्किट एक्टिवेट होगा। इसको डिटेल से देखेंगे हम, फिजियो में देखेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ हिस्टोलॉजी के अतबार से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। अब वो क्या होगा, जो पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज है वो ज़्यादा हो जाएगा।
तो पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज टू द पेनस इंक्रीज हो जाएगा, मच इंक्रीज में 2 बड़ा एरो लिख दिया। अब होगा क्या इसके बाद, ये एसिटाइलकोलिन को रिलीज करेगी, इसको रिलीज करेगी एसिटाइलकोलिन को। वो एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर जाके काम करेगा, वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स ऑफ हेलिसिन आर्टरी एंड ट्रैबिकुले ऑफ कैवर्नस टिश्यू, उन पर जाके काम करेगा। वहाँ से क्या रिलीज होगा, वहाँ से ये नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कराएगी। किसको रिलीज कराएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड को। वो नाइट्रिक ऑक्साइड सराउंडिंग स्मूथ मसल पे जाके काम करेगा, यानी हेलिसिन आर्टरी के स्मूथ मसल ऑफ हेलिसिन आर्टरी एंड ट्रैबिकुले ऑफ कैवर्नस टिश्यू, उन पे जाके इसने एक्शन किया। एक्शन करने के बाद उसने वहाँ साइक्लिक जीएमपी के अमाउंट को बढ़ा दिया। जब साइक्लिक जीएमपी की अमाउंट बढ़ेगी तो वो स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन होगी। जब स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन होगी तो फिर क्या होगा वो देख लेते हैं। स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होगी तो जो साइनोसॉइड की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा आएगा, साइनोसॉइड ब्लड फ्लो इंक्रीज। जब साइनोसॉइड का ब्लड फ्लो ज़्यादा आएगा तो फिर क्या होगा, जो इरेक्टाइल टिश्यू है उनकी स्वेलिंग होगी, उनकी इरेक्शन होगी, इरेक्टाइल मैसिस, स्पेशली कॉर्पुरा कैवर्नोसा। जब कॉर्पुरा कैवर्नोसा की इरेक्शन होगी तो वो वीनस प्लेक्सिस को क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो वीनस प्लेक्सिस ऑब्स्ट्रक्शन अगेंस्ट ट्यूनिकल बिजुनिया, क्योंकि हमने कहा था कि जो वीनस प्लेक्सिस होता है वो ट्यूनिकल बिजुनिया के नीचे पड़ा होता है। तो वीनस प्लेक्सिस ऑब्स्ट्रक्शन अगेंस्ट ट्यूनिका एल्बिजुनिया। जब ट्यूनिकल बिजुनिया के खिलाफ ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो फिर क्या होगा, वीनस आउटफ्लो क्या होगा, नहीं होगा। जब वीनस आउटफ्लो नहीं होगा तो जो पिनाइल इरेक्शन है वो मेंटेन हो सकेगी। तो ये पैरासिम्पैथेटिक रोल हो गया इरेक्शन के अंदर। जब इरेक्शन ओवर हो जाएगी तो फिर इजैकुलेशन होगी। इजैकुलेशन में होगा क्या, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स आ जाएगा। कौन सा रिस्पॉन्स आएगा, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। तो हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक रोल। वो इसको क्या करेगा, इरेक्शन को ओवरकम कर देगा, ओवरकम इरेक्शन। ओवरकम इरेक्शन किस तरह काम करेगा, सिंपैथेटिक वाली नोरेपिनेफ्रिन को रिलीज करते हैं। नोरेपिनेफ्रिन स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करा देगा, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा देगा। जब स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो फिर ब्लड फ्लो क्या होगा, फ्लो ऑफ ब्लड टू साइनोसॉइड्स नहीं होगा। जब नहीं होगा तो फिर वो वीनस प्लेक्सिस को ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जब वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर सकते तो फिर वो इनगॉर्जमेंट भी प्रिवेंट हो सकेगी। तो फाइनली वीनस अपनी फ्लैसिड स्टेट में चला जाएगा, वीनस अपनी फ्लैसिड स्टेट में चला गया। तो ये सिंपैथेटिक इस तरह इसको ओवरकम करती है। तो ये थोड़ा बहुत हमने इसका ओवरव्यू ले लिया। अब हम आगे पढ़ लेते हैं, प्रीप्यूस को पढ़ लेते हैं। व्हाट इज प्रीप्यूस। प्रीप्यूस अनसर्कमसाइज मेल के अंदर होता है। ये इसको फोर स्किन भी कहते हैं, यानी कि ऐसा स्किन का फोल्ड होता है जो कि पीनस को क्या करता है, कवर करता है। स्पेसिफिकली ग्लैंड्स पीनस को कवर करता होता है। ये फोल्ड ऑफ स्किन है। अब ये प्रीप्यूस की हम 2 सर्फेस कर लेते हैं। प्रीप्यूस की कितनी सर्फेस कर लेते हैं, 2। आउटर सरफेस, इनर सरफेस। जो इसकी आउटर सरफेस होगी वो एपिडर्मिस से कवर होगी, जो नॉर्मल स्किन की एपिडर्मिस होती है। और उसकी जो एपिथेलियम होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज होती है। और जो इनर लेयर होती है यानी इनर सरफेस होती है, वहाँ की जो एपिथेलियम होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड होती है। स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम। वहाँ पर इनर सरफेस के ऊपर रिलेटिवली सिबेशियस ग्लैंड ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर सिबेशियस ग्लैंड ज़्यादा होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू
आउटर सरफेस, तो सीबेशियस ग्लैंड का नंबर भी ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो ये हो गया प्रीप्यूस। एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल को पढ़ लेते हैं, उसका नाम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या फिर उसको हम बोल देते हैं इम्पोर्टेंस। इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस बोलते हैं। क्लिनिकल है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं इम्पोर्टेंस। इस कंडीशन में मेल्स इरेक्टाइल फंक्शन को मेंटेन नहीं कर सकते, बल्कि वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो मेजर कॉज होगा वो तो डायबिटीज़ हो सकती है, या फिर वो एंजाइटी हो सकती है, या फिर वो वैस्कुलर डिजीज़ हो सकता है, या फिर वो नर्व डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से जो इरेक्शन वाला रोल परफॉर्म नहीं हो सका। तो इसके इंपॉर्टेंट कॉज ये हो गए। इसको ट्रीट करने के लिए स्पेशलाइज्ड ड्रग्स देते हैं। उस ड्रग्स का नाम है सिल्डेनाफिल। इस ड्रग का नाम है इसका सिल्डेनाफिल। ये ड्रग करती क्या है, ये ड्रग फॉस्फोडाइएस्ट्रेस को इनहिबिट करती है। किसको इनहिबिट करती है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेस, इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्ट्रेस। नॉर्मली आपको मैंने ये बताया था कि इसके मैकेनिज्म में कि नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, वो एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर जाके काम करता है। वो एंडोथेलियल सेल्स साइक्लिक जीएमपी को प्रोड्यूस करते हैं।